सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा आज का कि यहाँ पर दे रखा है कि हरीश ने 8:40, ठीक है, मतलब 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 बजे समाप्त कर दी। तो पूरा करने में कितना, मतलब यात्रा पूरी करने में उसे टोटल कितना समय लिया। तो यार बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा कि कंप्लीट हो रही कब, 22:20 पे। स्टार्ट कब करी थी, तो 18:40 पे। और जब 22:20 में से 18:40 अगर हम माइनस करेंगे तो यार देखो इसको इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं कि यदि मैं ये 22:20 हो रहा है, अगर मैं इसे ऐसा कुछ कर लूं यार 21 बजकर मानूं, 21 बजे इसको अगर मानूं तो 1 घंटे कम कर रहे हैं। 1 घंटे कम कर रहे हैं मतलब 1 घंटे में होते 60 मिनट, तो 60 मिनट मिनट में जुड़ जाएंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 80 मिनट, मतलब 21:80। और उसमें से माइनस करना है कितना, 18:40। तो यार देखो मिनट से मिनट कैंसिल होगा तो बचेगा कितना, 40, और 21 में से 18 घटाएंगे तो कितना, 3। तो हम बोल सकते हैं 3 घंटे 40 मिनट में यात्रा पूरी की है कौन ने, तो हरीश ने। मतलब ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा कौन सा, सेकंड। ठीक है, ये चीज पे आप नोटिस करिए, टोटल ये 22 बजा है तो हमने क्या करा, 1 घंटे को इधर ट्रांसफर किया। तो 1 घंटे अगर हम इसे कम करेंगे तो 21 घंटे होगा। 1 घंटे कम किया तो 1 घंटे में टोटल 60 मिनट होते हैं, तो मिनट में 1 ना जोड़ते हुए हम कितना जोड़ देंगे, 60, तो हो जाएगा कितना, 80 मिनट। तो 21:80 टोटल समय लगा है और शुरुआती समय था 18:40। तो यार अधिक समय में से कम माइनस करेंगे तो दोनों के बीच का डिफरेंस मिल जाएगा 3 घंटे 40 मिनट, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड कि 200 ml, ठीक है, यहां दे रखा है 200 ml और 300 ml वाले बर्तनों का प्रयोग कर 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। ठीक है, मतलब हमारे पास ये दो माप दे रखे हैं, 200 ml और दूसरा माप दे रखा है कितना, 300 ml। और हमें जो बाल्टी भरनी है वो कितनी ml की भरनी है, तो 2000 ml की बाल्टी भरनी है। तो यार 200 ml और 300 ml बर्तन द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजन में से कौन सा सही नहीं है। मतलब पहला वाला जो ऑप्शन है 6 और 3, इसका मतलब 6 बाल्टी पहले वाला अगर डालेंगे तो यार 6 बाल्टी अगर पहले वाला हमने मिलकर डाला तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 1200 ml। और दूसरा हम डालेंगे कितना, 3 दिया है, मतलब दूसरा 3 बाल्टी अगर डालेंगे तो 3 3 का कितना, 900। और 1200 और 900 कितना होता है यार, 2100 ml। तो उसने बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं होगा। तो यार ऑप्शन नंबर पहला ही सही नहीं होगा, क्योंकि पहले वाले अगर 200 ml वाली बाल्टी से 6 बाल्टी डालेंगे तो 1200 ml जाएगा, और 3 बाल्टी डालेंगे 300 ml वाला तो 900 ml जाएगा, मतलब टोटल 2100 ml भरा जाएगा, पर भरना कितना है, 2000 ml। चाहो तो सेकंड वाले में आप ट्राई कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर। ठीक है, और अगर आपकी इच्छा है कि यार हमें सेकंड भी चेक करना चाहिए तो आप सेकंड चेक करके देख लो, सेकंड थर्ड और फोर्थ जो भी। तो यहां अगर हम सेकंड चेक करें यार, तो सेकंड जो ऑप्शन हमें दे रखा है कुछ इस प्रकार से है कि कितना, 1 और 6, मतलब पहले अगर एक बाल्टी डालेंगे कौन सा, पहले वाला, मतलब 200 ml जाएगा। ठीक है, और वहीं पर जब दूसरा वाला 6 बाल्टी डालेंगे तो 6 दिया कितना, 1800 ml हो जाएगा, जो कि टोटल कितना हो रहा है, 2000 ml। सेकंड वाले में ट्राई करेंगे तो 4 दूनी कितना, 800 ml, और 3 चौक 1200 ml। तो यार ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर, क्योंकि उसने बोला कि कौन सा नहीं होगा, तो पहला। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, यहां दिया है कि निम्नलिखित में से 7.1 मल्टीप्लाई बाय 3.85 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है। ठीक है, मतलब सन्निकट की तरह हमें इसे ज्ञात करना है। तो 7.1 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7, क्योंकि ये 8 से बहुत दूर है। 3.85 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 4 लिख सकते हैं। वहीं पर 9.09 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखो 7 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 9, ये कौन सा होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। कुछ स्टूडेंटों के माइंड में आ रहा होगा कि हमने इसको 10 क्यों नहीं लिखा। तो यार देखो इसे 9 बनाने के लिए, ठीक है, 9.09 बनाने के लिए इसमें से मात्र 09 माइनस करना है तो ये 9 मिल जाएगा। परंतु वहीं पर 9.09 में अगर हमें इसे 10 बनाना होता तो अभी जोड़ना कितना है, 91 जोड़ना है। ठीक है, 0.91 तब जाके 10 बनेगा, मतलब यहाँ कम घटाकर 9 पे पहुंच जा रहे हैं और यहाँ अधिक जोड़ने पर हम 10 पे पहुंच रहे हैं, इसीलिए सन्निकट का जब इस्तेमाल करेंगे तो 9.09 को हम क्या लिख सकते हैं, 9। तो यार राइट आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, थर्ड। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ।
और कोशिश करिए यार कि आप खुद भी इसे लगा रहे होंगे साथ साथ में, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखो यार, जो क्वेश्चन दे रखा है वो इस प्रकार से है कि यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग, ठीक है, मतलब ये वाला वर्ग एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाई का है, मतलब इस छोटे वाले वर्ग के क्षेत्रफल की अगर हम बातें करें ना, ये छोटे से की, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 4 वर्ग इकाई का। मतलब देखो, वर्ग मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई का है। तो ग्रिड पर बनाए गए आयत, ठीक है, ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक आयत, यहाँ पर अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो एक आयत दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, हमने इसको ये येलो कर दिया है। तो ग्रिड पर बनाया गया आयत का परिमाप कितना होगा, तो यार इसका परिमाप निकालना है। तो पहले देख लो यार, ये एक छोटा जो वर्ग है, ये वाला जो वर्ग है, इसका क्षेत्रफल की बात करें तो यार ए का वर्ग होता है क्षेत्रफल, मतलब भुजा का वर्ग। तो दिया कितना है 4, तो ए का मान कितना आ जाएगा 2। ए का मान जब 2 आ जाएगा तो देखो यार, यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा है वो आ जाएगी 2, यहाँ से यहाँ तक की भुजा 2, यहाँ से यहाँ तक की भुजा 2, और ये भुजा कितनी 2। तो 2 4 6 8, ये ऊपर का 8 प्लस, तो ये नीचे वाली जो भुजा होगी, ठीक है, मतलब ये वाली जो भुजा होगी ये भी कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। वैसे देखो ये वाला भी कितना होगा 2, तो यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा होगी वो कितनी होगी 4, और ये वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी, ये वाली तो 4 हो जाएगी। तो यार ये आयत का क्या जाएगा परिमाप, तो 8 और 8 16 और 4 20 और 4 कितना 24 इकाई, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा कौन सा 24 इकाई आंसर आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा इस आयत का परिमाप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन समझ में ना आए तो यार एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि यदि निम्नलिखित पाई चार्ट में लाल भाग, ठीक है, मतलब ये जो आपको रेड वाला दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, चाहो तो रेड ही ले लेते हैं अपन, ये वाला जो रेड वाला भाग दिख रहा है ये लाल वाला, ठीक है, लाल वाला भाग 40 है, मतलब 1/2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/2 की वैल्यू कितनी बोली है 40 है। तो सफेद वाला भाग कितना होगा, तो यार देखो सफेद वाला भाग हमें दिया कितना है 1/8। तो यार 1/2 को अगर मैं 1/8 बनाना चाहूँ तो इधर भी 1/4 का गुणा कर दूं, इधर भी 1/4 का। तो फाइनली जब 1/2 की जो वैल्यू थी वो थी 40, अब यहाँ हो गया 1/8। देखो तो 1 कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, तो इधर कितना हो जाएगा, तो 4 से जब कैंसिल आउट करोगे तो इधर हो जाएगा कितना 10। तो हम ये बोल सकते हैं 1/8 का मान कितना आ गया 10, और सफेद वाला भाग 1/8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टोटल कितना आएगा 10। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार से दे रखा है आपको कि यार किसी आयताकार खेत के चारों ओर, ठीक है, यहां पर बाल लिखा, वैसे बाड़ लगाने का खर्चा 7.50 प्रति मीटर की दर से 600 रुपए आता है, ठीक है। मतलब देखो एक आयताकार है यार, तो आयत है इसका मतलब वो कुछ इस प्रकार से रहेगा आयत, ठीक है। एक डायग्राम बता देते हैं आपको, आयत की आकृति, सॉरी, तो यार देखो आकृति तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। अब यहां पर अगर हम बात करें कि टोटल खर्च आया है उसको कितना 600 रुपए का, तो यार बाड़ लगाई होगी बाउंड्री पर, मतलब इस परिमाप पर, इधर इधर और इन चारों ओर, ठीक है। और यदि उसकी लंबाई 24 है, मतलब ये वाली जो भुजा है वो कितनी है 24 है, तो ये वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी 24। तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी यार, तो चौड़ाई मान लो x और ये भी मान लो कितना x। अब टोटल बाड़ में देखो यार, अगर हम बात करें तो इसके परिमाप की, तो 24 और 24 कितना हो गया 48, और x कितना हो गया 2x, ठीक है। ये तो हुआ टोटल लंबाई, और टोटल लंबाई में अगर हम प्रति मीटर टोटल खर्च कितना आ रहा है 7.50, तो 7.50 का अगर गुणा कर दे तो ये आ जाएगा टोटल खर्च, और टोटल खर्च कितना है हमारे पास 600। एक स्टेप और अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो यार 48 प्लस 2x, ये गुणे की राशि किस में चली जाएगी बटे में, तो यार 600 बटे में कितना हो जाएगा 750, और दशमलव हटाएंगे तो इधर क्या जाएगा 100। 25 से अगर काटेंगे तो 25 चौक 100, और 25 तिया 75, मतलब 30 बार कटेगा, और काटेंगे तो 30 से कम 30, और 30 दूनी कितना आ जाएगा 60, तो 20 चौक कितना आ जाएगा 80। तो हम ये बोल सकते हैं कि 48 प्लस 2x बराबर से कितना आ जाएगा 80,
और प्लस का 48 इधर जाएगा तो किसमें, माइनस में। तो यार 2x बराबर से जब माइनस कर रहे होंगे आप तो यहाँ 80 माइनस 48, तो यार 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, और वहीं पर 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा 3, और इधर कितना हमारे पास 2x, और 2 से जब काटोगे तो कितने बार, 16 बार, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। तो यार पूछा क्या है, चौड़ाई कितनी है, और x हमने मानी है चौड़ाई, और चौड़ाई का मान कितना आ गया, 16 मीटर, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कि यार 1, देखो ध्यान से नोटिस करिए, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि 1 -1 + 1 -1 + 1 -1 एक सम संख्या पदों तक योग बताना है। अब सम संख्या पदों तक मतलब या तो 2 अंक ले लो, या तो 4 अंक ले लो, या तो 6 अंक ले लो। तो यार अगर मैं 4 अंक लेता तो 1 -1, ठीक है, 1 -1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1। तो देखो यहाँ हमने 2 अंक लिए, फिर ये 2 4 और 2 6 अंक लिए। अगर सॉल्व करते तो प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, फाइनल कितना आ रहा है, 0। अगर 4 अंक भी लेते तो भी 0 आता, 2 अंक लेते तो भी 0 आता, अगर 8 अंक ले लेते तो भी कितना आता, 0। तो सम संख्या तक पदों का योग कितना होगा, तो 0 होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां, कुछ इस प्रकार से दे रखा है यार की संख्या 2/3 + 4/5 है। इनको जब जोड़ेंगे यार तो देखो 2/3 + 4/5 है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा कितना, 15। 3 का जब 15 में भाग दोगे तो कितने बार यार, 5 बार, और 5 का 2 में गुणा करोगे तो 5 दूनी 10, प्लस 5 का जब भाग दोगे तो 3 बार, और 3 का जब 4 में गुणा करोगे तो कितना, 12। फाइनली आगे आएगा कितना, 22/15, और भाग दोगे तो 15 एकम 15 बचेगा 7 बटे कितना, 15। मतलब ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर, एक सही 7/15 होगा राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और थोड़ा आप सोच समझ के ही इसका आंसर दीजिएगा। अगला दे रखा है कि दिए गए आकारों में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। ठीक है, जो ठीक नहीं है वो बताना है। तो इसमें 2 आयत है, देखेंगे तो यार ये पहला वाला भी आयत है, दूसरा वाला भी आयत है, मतलब ये तो सही है। सभी समांतर चतुर्भुज, यार तो समांतर चतुर्भुज की डेफिनेशन क्या है, अगर हम देखें तो आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए और समांतर होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों भुजा बराबर भी है और समांतर भी है। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर ये दोनों भुजा बराबर दिख रही है, परंतु कोई सिंबल नहीं दे रखा है, तो यार ये समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर देखेंगे तो दोनों भुजा आमने सामने की बराबर भी है और समांतर भी है, तो ये भी समांतर चतुर्भुज है, ये भी है। यहाँ इसे भी अगर ध्यान से देखोगे तो ये और ये दोनों समांतर है, ये और ये दोनों समांतर है, तो ये भी समांतर चतुर्भुज है, मतलब सेकंड भी सही है। इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो यार देखो अपने अनुसार तो चारों के चारों समांतर चतुर्भुज है, और वो बोल रहा है एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, तो कथन कौन सा ठीक नहीं है वो बताना है। तो यार ऑप्शन नंबर सी ही है इसका राइट आंसर की ये एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, बल्कि यहाँ चारों के चारों समांतर चतुर्भुज है। और यहाँ दे रखा है कि यार इनमें से 2 क्या है, समचतुर्भुज है। वैसे बेसिकली गलत ये भी है। अब एक चीज हम ये बता दें क्यों गलत है, कि देखो यार अगर समचतुर्भुज की बात करें तो समचतुर्भुज कुछ इस प्रकार की आकृति को हम बोलते हैं, ऐसी आकृति होती है, और आमने सामने की भुजा क्या होती है, इस प्रकार से बराबर, मतलब चारों भुजाओं आपस में बराबर होती है। आमने सामने की भुजा समांतर होती है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, जो दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी तो बहुत है पर ये कुछ लिमिटेड बोल दी। तो यार इसने बोला कि इनमें से 2 समचतुर्भुज है। अगर 2 समचतुर्भुज है यार, तो यहाँ देखो इनने आमने सामने की भुजा का कोई विवरण अभी तक दिया नहीं है, इसलिए हम इनको समचतुर्भुज नहीं बोल पाएंगे, मतलब गलत ये वाला भी है और गलत ये वाला भी है। ठीक है, इसीलिए आप अगर मेरी मानो तो यार इसमें ये भी गलत आ रहा है, ये भी गलत आ रहा है, कहीं ना कहीं ये चारों ऑप्शन इसमें सही नहीं दे रखे, मतलब लास्ट के 2 ऑप्शन सही नहीं है। बाकी मेरे अनुसार आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, और अगर आंसर लगाना है तो सी और डी इसके दोनों आंसर है, परंतु इस प्रकार से इसमें कोई आंसर नहीं दिया है। तो ठीक है, इसे अगर आप छोड़ दो तो ज्यादा बेटर है, अदरवाइज आप अपने स्तर पर समझ सकते हैं सी और डी का दोनों गलत है यहाँ। अगला है यार क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है यार हमें। क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस प्रकार से है कि ए और बी, ठीक है, मतलब यहां पर यह जाएगा ए और बी नीचे दी गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब ए से लेकर बी तक संख्याओं का प्रतिनिधित्व करती है। तो ए और बी के बीच की दूरी बतानी है।
पहले तो ये देख लो यार, यहां से यहां तक की टोटल दूरी कितनी है। तो अगर हम 39,000 में से 25,000 माइनस कर दे, ठीक है, 39,000 में से 25,000 माइनस कर दे तो 3 जीरो का तो 3 जीरो आ जाएगा यार। जब 9 में से 5 घटा रहे होंगे तो बचेगा कितना, 4 और ये 1। अब टोटल कितने भागों में बांटा है वो देख लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 भागों में बांटा है। तो इसमें 7 का अगर हम भाग दे दे तो हर भाग कितने का, सॉरी 7 का भाग दे दे तो हर भाग कितने का है, 2000 का है, और हर एक भाग 2000 का है। तो अब ये देख लो कि यार ए से लेकर बी तक के बीच की दूरी कितनी है। तो ए से लेकर बी तक के बीच की दूरी कितनी है, अगर हम उसे देख लें तो इस चीज को नोटिस करिए, यह जाएगा 1 2 3 4 5 6 और एक 7, कितने भाग है, 7 भाग। तो इसमें 7 का अगर मैं गुणा कर दूं, 7 दूनी कितना आ जाएगा, 14,000। तो ए से बी के बीच की दूरी कितनी होगी, 14,000 इकाई, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि यार अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि 3 सही 1/4, ठीक है, 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। टोटल मटेरियल हमारे पास कितना है, देखो 1/16 के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, तो x पैकेट बराबर से टोटल, देखो एक पैकेट में 1/16 आ रहा है तो टोटल में कितना आ जाएगा, देखो एक पैकेट में 1/16, दो में फिर देखो 1/16, फिर दूसरे पैकेट में भी 1/16, तीसरे में भी 1/16। तो इस प्रकार यार कब तक जोड़ेंगे, तो हमने ये मान लिया टोटल x पैकेट होंगे, तो हमने 1/16 गुणा x कर लिया, तो ये टोटल जितने पैकेट बने उनकी संख्या आ गई और टोटल मटेरियल आ गया ये, ठीक है। 1/16 एक पैकेट में, तो x पैकेट में टोटल मटेरियल, और टोटल मटेरियल हमारे पास कितना है, 3 सही 1/4। और आगे सॉल्व करेंगे तो यार x बराबर से 3 चौक 12 और 1 कितना, सॉरी 4 तिया 12 और 1 कितना 13, तो 13/4 है। ये बटे की राशि काय में चले जाएगी, गुणे में, सॉरी यहाँ आ जाएगा 16, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 13 चौक कितना आ जाएगा 52, x की वैल्यू आ जाएगी 52, मतलब टोटल पैकेट कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ पैकेट 52 बनेंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। या फिर हम इसे एक और प्रकार से कर सकते थे, तो उसे भी देख लीजिए कि यार जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो कुछ हम इस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं कि यार टोटल मटेरियल में अगर हम एक पैकेट का भाग दे दें, ठीक है, जो टोटल मटेरियल हमारे पास दे रखा था कितना, 3 सही 1/4, इसको अगर हम टोटल सॉल्व करें तो आ जाएगा 13/4। अगर टोटल में हम एक पैकेट में आने वाली संख्या का अगर भाग दे दे, एक पैकेट में आने वाली मात्रा का भाग मतलब 1/16 का, तो कुल पैकेटों की संख्या आ जाएगी, मतलब 13/4 गुणा बटे की राशि पलटेगी तो आ जाएगा 16/1। जब सॉल्व करोगे तो भी फाइनली कितना आ जाएगा 52, मतलब टोटल कितने पैकेट बन रहे होंगे 52। कुछ इस प्रकार से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है यार यहाँ पर आपको कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो यार समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने पढ़ रखा होगा, करनी 3/4 गुणित भुजा का वर्ग मतलब a का वर्ग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस प्रकार से कि यार 13 घंटे 1 मिनट और 30 सेकेंड में 6 का भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। तो यार अच्छा क्वेश्चन है, 1 मिनट 13 घंटे 1 मिनट और 30 सेकेंड, ठीक है। तो 13 घंटे 1 मिनट और 30 सेकेंड को भाग देना है किससे, 6 से। तो यार सबसे पहले अगर हम इसे 6 से भाग दें तो 6 दूनी कितना आ जाएगा 12। यहां पर ये 13 घंटे है, 1 घंटे जब यहां जाएगा तो ये तो मिनट, क्या है मिनट, तो यहाँ एक शेष बच गया, मतलब 1 घंटे शेष बचा, तो 1 घंटा जब इधर जाएगा तो टोटल कितने मिनट जा रहा है 60 मिनट। और अगर 60 मिनट जब इधर जाएगा तो इसमें जब 60 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 61, ठीक है। अब हमने पहले तो घंटे में भाग दे दिया तो 2 आ गया, अब इसमें 6 का भाग दे देते हैं, अभी हमारे पास यहाँ 30 का 30 रहने दो, तो 2:6 से भाग देंगे तो यार 6 इधम कितना होता है 60, अभी कितना बच गया 1, और जो 1 बचा है वो 1 एक्चुअल में क्या है, अब जो आपका 1 बचा है ना, तो एक्चुअल में 1 है क्या, तो 1 अगर आप ध्यान से देखोगे तो यार 1 वो ये वाली सेकंड वाली संख्या मिनट को रिप्रेजेंट करती है और ये सेकंड को, तो ये 1 मिनट जब बचा वाला इधर जाएगा तो एक्चुअल में जाएगा कितना 60 सेकंड, और 60 सेकंड जब इसमें जुड़ेगा तो टोटल कितने सेकंड बन जाएंगे यार, तो 90 सेकंड। हमने घंटे में भाग दे दिया, मिनट में दे दिया, आप सेकंड में 6 का भाग देंगे तो यार आ जाएगा कितना, देखो 2 का 2, 10 का 10, जब 6 से भाग देंगे तो आ कितना जाएगा 15। फाइनली जब हम 3 घंटे 13 घंटे
1 मिनट 30 सेकंड को 6 से भाग देंगे तो 2 घंटे 10 मिनट 15 सेकंड आएगा। तो 2 घंटे 10 मिनट 15 सेकंड ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, कि लुप्त पद ज्ञात करें। तो यार जो लुप्त पद है ये हमें ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन मार्क वाला। तो देखो 4 से 4 कैसे आया होगा जब 1 का गुणा करा होगा, 4 से 8 कितना आया जब 2 का गुणा करा होगा, 8 से 24 कितना आया जब 3 का गुणा करा है, ठीक है। और वहीं पर जब 24 से 96 कितना आया जब इसमें 4 का गुणा हुआ, 96 से इसमें गुणा करा तो 5 का हुआ, मतलब यहाँ कितने का गुणा हुआ होगा यार 6 का। तो 6 शून्य शून्य, 6 8 48 का 8, बचेगा कितना 4, और 6 चौक 24 और 4 कितना 28, मतलब यहाँ 2880 आएगा। तो 2880 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में, मतलब सी होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की मान ज्ञात कीजिए। तो यार इसका मान ज्ञात करना है, यहाँ दे रखा है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 25 बटे कितना जाएगा 32, और जब दशमलव हटाएंगे दशमलव का 1, उसके बाद टोटल 2 अंक है तो 2 जीरो लग जाएंगे। अब इसे 32 से जब भाग दे रहे होंगे यार, तो टोटल जब हम भाग देंगे तो यहाँ पर देखो भाग देके आसानी से उसने दे रखा है 7815। तो 0 देखो जब आप 25 को 32 से भाग देंगे, ठीक है, 25 को 32 से भाग देंगे तो जाएगा 0.78125 आएगा। बटे में अभी भी कितना है 100, अभी भी 100 है, मतलब बटे में जितने जीरो होते हैं दशमलव उतने अंक किधर खिसक जाता है, मतलब 2 अंक किधर खिसक जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं तो 0, मतलब 0.0078125 आ जाएगा, और यहाँ जाएगा 0, मतलब फाइनल आंसर आ जाएगा 0.0078125, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। चाहो तो आप एक बार और ट्राई कर सकते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि प्राथमिक कक्षा में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन पर ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। यार तो देखो प्राथमिक कक्षा में बच्चे जो सीखते हैं तो इसके आकलन, मतलब इसका हम जब रिजल्ट निकालते तो उसका ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है प्राथमिक कक्षा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राथमिक कक्षा की बात कर रहे हैं यार, तो पहला है तर्क कौशल के विकास पर, सेकंड है गणित अवधारणाओं की समझ पर, गणित भाषा के विकास पर, और गणित के समस्या का जवाब देने की सटीकता पर। तो यार देखो कोई भी क्लास में हो गणित स्पेशली सटीकता तो सिखाता ही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी तो इसका राइट है। गणित भाषा का विकास अब प्राथमिक कक्षा से ही बिल्कुल होने लगता है, मतलब ये भी सही है। उसके बाद अगर हम देखें तो यार ये गणित अवधारणा की समझ ये भी सही है। अब जब अगर 3 सही है तो यार ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा इसका राइट आंसर कि किस पर नहीं होना चाहिए, तो तर्क कौशल के विकास पर या तर्क कौशल का विकास पर, बाकी 3 चीजों पर ध्यान देना है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा अगर डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा, अगले लेक्चर में हम इसे और एक्सप्लेन कर देंगे, बाकी अगर समझ में जाए तो ज्यादा बेटर है। अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा 17 की प्राथमिक कक्षा में, ठीक है। प्राथमिक कक्षा में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए, ठीक है। मतलब आपको दे रखा है कि चित्र बनाना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का प्रयोग करना, और अनुभव प्रदान करना, और भाषा के माध्यम से समझना। पर हम सीखा किसको रहे हैं, प्राथमिक कक्षा में एक गणितीय अवधारणा के विकास, गणितीय अवधारणा का विकास कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप किस प्रकार से बच्चे के माइंड में चीजों को डेवलप करोगे। सर देखो सबसे पहले तो भाषा के माध्यम से समझाएंगे, हम जो भाषा यूज करते हैं उसके माध्यम से, मतलब सबसे पहले तो आ जाएगा 4। फिर अगर हम जो चीजें बोल रहे हैं स्टूडेंट को तो कहीं ना कहीं वो हमारे अनुभव से, हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा उसके बाद, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारे अनुभव बता देंगे तो हम उन्हीं में प्रतीकों का यूज करेंगे, ठीक है। प्रतीकों का यूज करेंगे मतलब दूसरा आ जाएगा, और जब प्रतीक का यूज करेंगे तो लास्ट में जाएगा चित्र बनाना, मतलब ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। आप अलग अलग पुस्तकों से पढ़ेंगे तो कहीं पर आपको ये भी चीजें मिल जाएगा कि यार देखो सबसे पहले भाषा के माध्यम से समझाना, फिर अनुभव, फिर आ जाएगा चित्र बनाना, और लास्ट में जाएगा प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का प्रयोग। तो यार अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग प्रकार से दे रखा है, बाकी मेरे अनुसार तो यही आंसर होगा कि सबसे पहले हम बच्चों को भाषा के माध्यम से सिखाएंगे, फिर अनुभव जो हमने आज तक बच्चों को देखा है, उन्होंने देखा है उसको फील कराएंगे, उसके बाद प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का प्रयोग करना, और लास्ट में चित्र के माध्यम से इन तीनों अवधारणाओं को उसमें स्पेशली चीजें समझा देंगे कि हम क्या बताना चाह रहे थे। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कि यार एक बच्चे ने नीचे दिए गए अनुसार 2 संख्याएं घटाई। यार उसने क्या करा हीरो ने, 83 में से 27 घटाया तो कितना ला दिया 64, ठीक है।
83 में से 27 घटाया तो कितना लाया 64। तो यार 13 में से जब जाएगा 7 तो बचेगा कितना 4, यहाँ 7 है, ठीक है, कितना बचा 7 और 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, मतलब 54 आना था पर लाया कितना 64। तो यार इस प्रकार के अभी तक हमने जितने क्वेश्चन कराए उसमें बच्चों को कहीं ना कहीं स्थानीय मान और जाति मान की गलत अवधारणा होती है, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड ही है इसका राइट आंसर। जब भी जोड़ने घटाने से रिलेटेड क्वेश्चन आया और बच्चा अगर गलती कर रहा है इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं उसको स्थानीय मान और की गलत अवधारणा है, ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की गणित मापन परिमाप तथा दिशा का खालिस्तान है, ठीक है। जो गणित जो है वो मापन परिमाण तथा दिशा का क्या है, तो एक विज्ञान है, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, ठीक है। मतलब जो गणित है वो मापन का, परिमाण का और दिशा का क्या है, तो एक विज्ञान है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कि रोमन अंकों का प्रयोग, ठीक है। रोमन अंकों का प्रयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है, ठीक है। मतलब जैसे हम रोमन संख्या का यूज क्यों नहीं करते हैं, तो यार विशेष कारण अगर हम कुछ लिख दे इसे तो देखो पहला ऑप्शन अगर हम पढ़ते तो यह उपयोगी विधि है जो बच्चे को आकारों का परिचय कराती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। सेकंड ऑप्शन है रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करता, तो यार स्पेशली आंसर यही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड कि जो रोमन अंक है वो स्थानीय मान, ठीक है, जो रोमन अंक है वो स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इनका या इनके अंकों का प्रयोग गणना करना मुश्किल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही इसका राइट आंसर, क्योंकि जो रोमन अंक होते हैं वह स्पेशली स्थानीय मान और जाति मान को रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि जो हिंदू के जो अंक है हमारे, अरबी के जो है या इंग्लिश के जो अंक है वो सारी चीजों को बताते स्थानीय मान और जाति मान को। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उसके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। मतलब जो आसपास चीजें दिख रही है, जो भी भौतिक चीजें दिख रही है उनको अपने देखो उनके गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है। मतलब टीचर क्या करता है यार कि आसपास जो चीजें दिख रही है उनके अपने शब्दों में बताने के लिए बोलता है कि अपने शब्दों में बताओ। तो यार टीचर का इसके पीछे उद्देश्य क्या हो सकता है, तो यार पहला ऑप्शन जैसे दे रखा है यहाँ पर कि यह एक उपयोगी विधि है जो एक बच्चे को आकार का परिचय कराती है, बिल्कुल आंसर हो सकता है, पर सेकंड भी पढ़ लेते हैं। यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि, यार ये रोचक और खेलने कूदने वाली ये तो आंसर कभी हो ही नहीं सकता, मतलब ये तो गलत है। अगला देखते हैं बच्चे अपनी भाषा में वस्तु को समझने का आनंद लेते हैं, तो यार इस प्रकार के आंसर कभी होते नहीं है, ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। फोर्थ भी देख लेते हैं, यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है। बिल्कुल, जब अगर हमारे आसपास जो चीजें मौजूद है उनके बारे में टीचर पढ़ा रहा है तो उनके बारे में कहीं ना कहीं भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं किसको, बच्चे को, और आकार के बारे में समझ को गहन बनाता है। मतलब जो आकार अभी तक हम कक्षा में पढ़ा रहे थे उनको गहन बनाता है। तो यार देखो ऑप्शन पहला भी हो सकता है और फोर्थ भी, परंतु यहाँ देखिए तो देखो बच्चे को औपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुण का निरीक्षण हो रहा है, मतलब यहाँ पर एक बातें तो कही है, फिर उसके बाद दो बातें यहाँ बोल दी कि इनको आकार के बारे में उनकी समझ को गहन करता है और यहाँ पर भी आकार का परिचय देता है। तो यार ये जो पहला ऑप्शन है वो भी यहाँ शामिल हो गया और एक्स्ट्रा एक चीज और आ गई है कि औपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुण का निरीक्षण भी करने का अवसर देता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, क्योंकि इसमें गणित की दो अवधारणाओं को स्पेशली डिनोट कर दिया है, जबकि पहले में सिर्फ एक ही चीज बताई गई है कि उनके आकारों का परिचय देता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं 22वां कि अशिक्षित दुकानदार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गणित। ठीक है यार, ये क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर कि अशिक्षित दुकानदार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। ठीक है, इससे पहले भी हम इसको एक दो बार करा चुके हैं, तो ये क्वेश्चन समझाने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए।
ठीक है, मतलब एक शिक्षक है वो गणित कक्षा में जो बच्चों के एक विषय समूह को, मतलब गणित की क्लास चल रही है उसमें विषय समूह में बच्चों को कैसे संभालना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न। तो यार ये तो गलत है, हमको सामंजस्य बिठाना है, ना कि विभेद पैदा करना भेद कक्षा में। सेकंड ऑप्शन है एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक समूह में रखकर और उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न कराना। तो देखो एक ही क्षमता, वैसे तो यार क्लास में अलग अलग क्षमता के लोग होते हैं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, ठीक है, एक तो ये भी हो सकता है, पर देखो एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर, ये आंसर हो सकता है, पर पहले फोर्थ भी पढ़ लेते हैं। अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक कर। तो देखो यार अलग अलग क्षमता, स्पेशली इस चीज को नोटिस करो, अलग अलग क्षमता वाले बच्चों, ठीक है, वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सके। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन सी भी हो सकता था, पर ऑप्शन नंबर डी में यहाँ अलग स्पेशली नोटिस कर दिया कि अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को एक साथ रखेंगे जिससे वे एक दूसरे से सीखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि, ठीक है, तो गणित में सीखने के प्रतिफल मतलब होता है जो रिजल्ट हम बनाते हैं उसकी बात हो रही है, इसलिए विकसित किए गए हैं जो कि हम परीक्षा लेते हैं उसकी बारी होती है, ठीक है। तो गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि वर्ष के अंत परीक्षा के लिए बच्चों को तैयार किया जा सकता है। यार प्रतिफल इसलिए नहीं किया गया है हमने, या परीक्षा इसलिए नहीं आयोजित कर रही कि बच्चों को सिर्फ उसके लिए तैयार करें। तो यार पहला तो ऑप्शन गलत होगा। गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाए, ये भी गलत है। थर्ड देखते हैं विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, ये भी गलत है यार। तो ऑप्शन नंबर 4 ही इसका राइट आंसर कि बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जा सके, इसीलिए पेपर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि। यार कक्षा में जो कार्य हो रहा है उसमें से कौन सी गतिविधि के अंतर्गत आएगा। तो पहला ऑप्शन है बच्चों का अन्वेषण में लगना, ठीक है, बच्चों का अन्वेषण में लगना, तो ये तो हो जाएगा गलत, ठीक है, इसमें कहीं भी कोई गतिविधि नहीं हो रही है। शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, तो ये भी कोई गतिविधि नहीं है, तो पढ़ाना हो गया, स्पेशली टीचिंग। बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, तो यार ये बिल्कुल गतिविधि है कि कविता भी हो रही है, गतिविधि करवा क्या रहे हैं हम कविता, परंतु याद क्या हो रही है गिनती, तो ये गतिविधि के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर अभी देखा अपन ने 25वां, अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं 26वां कि बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो यार देखो यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी दुविधा हो सकती है अगर आप अलग अलग पुस्तकों से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अगर आप मार्केट की पुस्तक पढ़ेंगे तो बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सिखाने के लिए आवश्यक नहीं है। तो संख्या का यादृच्छिक रूप से पढ़ना ये सिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यादृच्छिक रूप से पढ़ना मतलब जैसे मैंने गिनती लिख दी 1 से लेकर 100 तक और ये डायरेक्ट 86 से सिखाएं, ये कोई जरूरी नहीं है। पहले क्रमबद्ध देखो, समूह बनाना मतलब सम संख्या विषम संख्या, ठीक है, इस प्रकार के समूह बनाना, एक एक संगतता मतलब एक के बाद एक लिखना, और क्रमबद्धता भी वही हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें तो करानी चाहिए, परंतु ये कराने की आवश्यकता नहीं है, ये बड़ी कक्षाओं में कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। पर आप मार्केट की कोई पुस्तक पढ़ रहे होंगे तो इसमें किन्हीं पुस्तकों में इसका आंसर बी भी दे रखा है, ठीक है। तो मेरे अनुसार तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, बाकी आप अपने अनुसार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 कुछ इस प्रकार से दे रखा है यार कि एक बच्चे ने यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, ठीक है, एक बच्चे से पूछा गया कि यार क्षेत्रफल क्या है, तो डायरेक्ट खड़ा हुआ होकर उसने बोल दिया कि लंबाई गुणा चौड़ाई, उसका उत्तर दिया, ठीक है। बच्चे से पूछा कि यार क्षेत्रफल क्या होता है, तो उसने डायरेक्ट बोल दिया कि लंबाई गुणा चौड़ाई, उत्तर दे दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या समझते हैं। यार देखो क्षेत्रफल की जो अवधारणा है उसके बारे में, और बच्चे ने जो लंबाई गुणी चौड़ाई आंसर दिया है क्षेत्रफल का वो क्या है, पर आप खुद जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल लंबाई गुणी चौड़ाई नहीं होता है,
1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। वैसे ही हर एक आकार का क्षेत्रफल अलग अलग होता है। तो और बच्चे ने लंबाई गुणित चौड़ाई किस आधार पर बोला होगा ये हमें बताना है। तो यार जैसे पहला ऑप्शन यहाँ दे रखा है कि बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में। यार तो उससे क्षेत्रफल पूछा, उसने क्षेत्रफल की बात करी है, परंतु यहाँ परिमाप की तो कोई बात ही नहीं होती, तो पहला तो गलत हो जाएगा। सेकंड है बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यार तो जानकारी है उसको, तभी उसने लंबाई गुणित चौड़ाई बोला है, परंतु यहाँ बोल रहा है कि जानकारी नहीं है, मतलब जानकारी है उसको पर उसने लंबाई गुणित चौड़ाई तभी बोला है, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। थर्ड देखते हैं, बच्चे ने किसी भी प्रकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में प्रयोग किया है। मतलब एक सामान्य विचार है यार, लंबाई गुणित चौड़ाई हम क्षेत्रफल का प्रयोग करते हैं। तो देखो बच्चे ने किसी भी प्रकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में प्रयोग किया है, मतलब बिल्कुल है कि जो भी क्षेत्रफल की बात होती है तो उसने एक आयत के रूप में मान लिया और आंसर दिया है। तो आंसर हो सकता है फोर्थ भी देख लेते हैं, बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। यार तो ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि जब त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात आती है तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। वहीं पर अगर हम और क्षेत्रफल की बात करें तो एक हैरो का फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ। तो यार ये भी हो जाएगा गलत। अगर ये भी जब गलत है मतलब ऑप्शन नंबर 3 है इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कि गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, गणित सीखने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यार पहला ऑप्शन दे रखा है कि गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। बिल्कुल गलत है यार, नॉर्मल भी सीखा जा सकता है, हम पढ़ ही रहे हैं आपको। गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है यार, बिल्कुल नहीं है, बहुत ही ईजी है। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती है, बहुत गलत बात है भाई। हमारी क्लास की टॉपर लड़की थी। ऑप्शन नंबर डी अगर देखेंगे तो हर कोई गणित सीख सकता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी ही है राइट आंसर, कोई भी सीख सकता है। ठीक है, लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं किया जाता गणित में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, कि पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक सीट वितरित की, क्लास में बांट दिया एक एक गज की सीट सबको, जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुज बनाए। एक सीट दे दी और समकोण हर एक पे कितने बना दिए, 4। ये इस प्रकार से बड़े छोटे बना दिए होंगे उन्होंने। ठीक है, 4 त्रिभुज खींचा गया था। तो बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने को कहा गया। तो आप खुद जानते हैं अगर समकोण त्रिभुज है तो कर्ण का वर्ग बराबर से लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। संबंध जानने के लिए कहा तो पहले चित्र बांट दिए, और पहले चित्र बांट दिए मतलब कहीं ना कहीं आगमन की बात हो रही है। तो उपरोक्त विधि शिक्षक ने प्रयोग करी, तो कौन सी विधि प्रयोग करी, तो यार आगमन विधि प्रयोग करी। पहले चीजों को दिखा रहे हैं, उसके बाद बोल रहे खेल खेल में सूत्र बनाओ। तो यार ऑप्शन नंबर 2 होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं। यार तो हमको स्पेशली नोटिस करना है कि यार संकल्पना के बारे में सत्य नहीं है, वो आंसर बताना है। तो संकल्पना मानचित्र एक नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायता करता है। बिल्कुल, जो संकल्पना है, संकल्पना मानचित्र एक नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है, तो पहला तो सही है। संकल्पना मानचित्र अंतर संबंधित अवधारणा और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करता है, बिल्कुल सही है ये भी। थर्ड देखेंगे कि संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए, तो यार गलत है, क्योंकि बच्चे द्वारा भी बनाए जा सकते हैं संकल्पना मानचित्र। तो पूछा भी यही कि कौन सा गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर, ये गलत है। तो यार इस लेक्चर में तो इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तो आप ये जरूर बताइए कि लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, इसमें कुछ सुधार किया जाना चाहिए तो बिल्कुल आपके जितने भी सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आने वाले लेक्चरों में जरूर डालेंगे। और ये कोशिश करिए यार कि ये जो लेक्चर बना रही है 8th तक की बुक और प्राइमरी के हिसाब से ही बनाया जा रहा है। ठीक है, जिससे कि जो लेवल है अभी तक का सीटेट का, एमपी टेट, यूपी टेट, अदर जो भी टेट हो रहा है वहाँ के, उस आधार पर इसे तैयार किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसमें हैं और उसी आधार पर बता रहे हैं। और एमपी टेट के लिए स्पेशली है, क्योंकि एमपी टेट का सिलेबस पूरा इसी आधार पर बनाया गया है। फिर भी आपके कोई सुझाव हो तो आप जरूर बताइए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, और यदि चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो देखने के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद यार। जय हिंद, जय भारत। जहां भी ये सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। ठीक है, अदर चीजों से बचिए, पढ़ाई में दिमाग जरूर लगाएं।